हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में। इसमें मैं आपको मानवाधिकार का अर्थ बताऊंगी, सार्वभौमिक घोषणा क्या होती है, उसके घोषणा पत्र में क्या क्या दिया गया है, सभी अनुच्छेदों के विषय में मैं समझाऊंगी। और साथ ही साथ इस मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। देखिए, इसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहा जाता है, और इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म की हम बात करें तो इसे UDHR कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये मानवाधिकार है, ये क्या है। देखिए, मानव दो शब्दों के मेल से बना है, मानव जमा अधिकार, यानी कि मानव के ऐसे आधारभूत अधिकार, आधारभूत क्या होते हैं, जो बहुत आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, जीवन का आधार होते हैं, जिन्हें न छीने जाने योग्य माना जाता है। मतलब उनको छीन ही नहीं सकते, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए। ये व्यक्ति के जन्मजात अधिकार है, मतलब व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी ये अधिकार उसे मिल जाते हैं। और व्यक्ति की आयु, धर्म, भाषा, मूल निवास का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब चाहे व्यक्ति किसी भी उम्र का है, किसी भी धर्म का है, भाषा का है, कहीं भी वो रहता है, किसी भी देश का है, उन पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी को मिले हुए होते हैं। देखिए क्या कहता है, ये सदा और सर्वत्र देय है, मतलब ये सदा और हमेशा देने वाले हैं और सबके लिए समान है। ठीक है, मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ये सबको मिलने चाहिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं मानवाधिकार की अवधारणा। 1946 में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। याद रखना, कब किया गया, 1946 में। किसकी अध्यक्षता में, एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कब की गई, 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में। क्या की गई, सार्वभौमिक घोषणा। सार मतलब सारी और भौमिक मतलब भूमि, यानी विश्व की सारी भूमि पर मानव को ये अधिकार मिलने ही चाहिए। इस घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं। देखिए, 30 अनुच्छेदों के 4 भाग यहाँ पर बनाए गए घोषणा पत्र में। अनुच्छेद 1 और 2 में तो इसका परिचय दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 से 21 तक नागरिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 22 से 27 तक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। इसे हम ESC भी कह सकते हैं। ई से मतलब इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल। इसके बाद अनुच्छेद 28 से 30 में इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। आइए जानते हैं इन अधिकारों के बारे में। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, सभी मानव जन्म से समान है। तो शुरुआत कहाँ से, जन्म से। आप सभी को पता है कि शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, जन्म से ही होती है। अब जन्म किसी महिला पुरुष का नहीं होता, दोनों का ही होता है। तो दोनों को जन्म के साथ ही समान अधिकार मिल जाते हैं। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, सभी पुरुष एवं महिला के समान अधिकार। ठीक है, अब अधिकार तो हम तब यूज करेंगे ना जब हम जिंदा होंगे। तो जो अनुच्छेद 3 है उसमें क्या कहा गया है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन क्या है कि स्वतंत्र होंगे तभी हम जीवन अच्छे तरीके से जी पाएंगे। और स्वतंत्र होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दासता से मुक्ति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 में क्या है, दास मुक्ति। ठीक है, अब दास थे तो क्या था, शोषण होता था, हमारे ऊपर अत्याचार होते थे। तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, शोषण एवं क्रूरता से मुक्ति। तो ये हमारे 5 अनुच्छेद हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहला हमारा जन्म हुआ, जन्म के साथ ही जो है पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार मिल गए। अब अधिकारों का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम जिंदा होंगे, तो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता। और उसके बाद क्या है कि जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर हम दास रहे, ठीक है, गुलाम रहे, तो हमारा कोई फायदा नहीं है जीवन जीने का। तो क्या है कि दासता से मुक्ति होगी, और दासता से मुक्ति के साथ ही हमें क्या मिलेगा, शोषण और क्रूरता से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गए। तो यहाँ ये 5 जो है आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। इसमें हमारी व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रताएं हैं। अब आगे देखिए,
अब क्या है कि मान लो हमने शोषण से भी मुक्ति मिल गई, हम स्वतंत्र भी हो गए। फिर क्या है कि समाज के अंदर कानून भी कोई चीज़ है, तो कानून की नज़र में व्यक्ति का होना अनिवार्य है। मतलब कानून हमें व्यक्ति समझे, ये नहीं कि हम व्यक्ति ही नहीं है, हमें पशुओं के बराबर माने। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कानून की नज़र में व्यक्ति होना। फिर क्या है कि व्यक्ति हो गए, लेकिन उसमें क्या है, महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। तो कानून के समक्ष जो है सभी समान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, अब सभी समान है तो सभी को न्याय पाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 में क्या है, न्याय पाने का अधिकार। अब न्याय मिल गया, सब समान हो गए। अब कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कई बार हमें जो है गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या है अनुच्छेद 9 में, अवैध गिरफ्तारी का विरोध का अधिकार, कि अगर हमें कोई गलत तरीके से गिरफ्तार कर लेता है तो हमें उसका विरोध करने का अधिकार है। ठीक है, अब क्या है कि हम क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे कि भाई हमें गलत तरीके से क्यों गिरफ्तार कर लिया। विरोध करेंगे तो सुनवाई भी होगी। तो वो सुनवाई कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए निष्पक्ष। ठीक है, बिना किसी का पक्ष लिए। तो अनुच्छेद 10 में है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, अब सुनवाई हो रही है, हम गुनाह हमारे ऊपर साबित हुआ नहीं है, हम दोषी साबित हुए नहीं हैं। तो अनुच्छेद 11 में क्या है, दोषी साबित न होने तक बेगुनाह। हम तब तक बेगुनाह है जब तक हमारे ऊपर दोष साबित ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ से अनुच्छेद 6 से और अनुच्छेद 11 तक क्या है, ये कानूनी अधिकार हमारे। कौन से अधिकार हैं, कानूनी अधिकार। ठीक है, इन्हें आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो कि पहले तो हम कानून की नज़र में व्यक्ति हों, फिर कानून के समक्ष हम महिला और पुरुष जो है सभी समान हों, फिर सभी समान है तो हमें न्याय पाने का भी अधिकार हो। ठीक है, न्याय मिल गया। न्याय में क्या है कि अगर कोई हमें गलत तरीके से गिरफ्तार कर ले तो हम उसका विरोध भी कर पाएँ। ठीक है, और जब तक सुनवाई चल रही है वो सुनवाई कैसी हो, निष्पक्ष हो। और जब तक हम पे जो है गुनाह साबित ना हो जाए तब तक हम क्या माने जाएँ, बेगुनाह माने जाए। तो ये यहाँ तक हमारे कानूनी अधिकार हैं। अब आगे देखिए, 11 तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अनुच्छेद 12 में क्या है, अब आती है हमारे घर परिवार की बात। हमने क्या है कि घर परिवार की निजता का अधिकार, मतलब क्या है कि अगर कोई हम पे नज़र बनाए रखे तो हम जो है अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले प्राइवेसी चाहिए। तो हमारे घर और परिवार की प्राइवेसी का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 12 में है। फिर अनुच्छेद 13 में क्या है कि हम अपना घर बसा भी सकते हैं, अपने बसने का अधिकार, घर बना सकते हैं और वहाँ पे हम बस सकते हैं, वो अधिकार हमें मिला हुआ है। अगर बाई चांस हम घर नहीं बना सकते तो अनुच्छेद 14 क्या दिया है, शरण लेने का अधिकार, हम कहीं भी शरण ले सकते हैं। ठीक है, शरण लेने के लिए हमें क्या चाहिए, अब ये तो चेक करेंगे ना, शरण ले रहे तो कौन है, कहाँ के हैं। तो हमें क्या है कि अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगी, हम भाई उस देश के हैं, उस जगह के हैं, उस राज्य के हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, नागरिकता का अधिकार। अब क्या है कि परिवार ने शरण ले ली। ठीक है, तो अब क्या है कि परिवार बसाने का भी अधिकार हो गया। तो हमें क्या है, अनुच्छेद 16 में परिवार रखने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अब परिवार हुआ तो संपत्ति की भी आवश्यकता है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। कोई भी परिवार बिना संपत्ति के काम नहीं चला सकता। ठीक है, अब परिवार भी हो गया, संपत्ति भी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम धर्म अपनाएंगे। ठीक है, और ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 क्या है, धर्म और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार। अब जब ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को बांटते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, अब विचार तो दे रहे हैं लेकिन सुनेगा कौन, तो उस सुनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अनुच्छेद 20 के अनुसार सभा या समूह बनाने का अधिकार है। तो देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 12 में तो है घर परिवार की प्राइवेसी। ठीक है, पहले तो सुरक्षा होनी चाहिए परिवार की। अनुच्छेद 13 में क्या है कि कहीं भी तो बसेगा परिवार, तो बसने का अधिकार। फिर क्या है, अगर घर नहीं बन पाता तो हम क्या करेंगे, शरण लेंगे। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, शरण लेने का अधिकार। शरण लेने के लिए हमें क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में नागरिकता का अधिकार। अब शरण मिल गई तो हम क्या करेंगे, परिवार रखने का अधिकार। फिर आता है अनुच्छेद 17, परिवार होगा तो संपत्ति चाहिए। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। अब परिवार भी हो गया, संपत्ति भी होगी, तो हम क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, धर्म अपनाएंगे। तो अनुच्छेद 18 में धर्म और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार। इसके बाद क्या होगा, जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने विचारों को बांटेंगे। तो विचार अभिव्यक्ति
का अधिकार किसमें है? ये अनुच्छेद 19 में। और विचारों को सुनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सभा या समूह चाहिए। तो अनुच्छेद 20 में जो है सभा या समूह का अधिकार। तो ये जितने भी अधिकार हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे परिवार के और संपत्ति के अधिकार है, यानी हम इसमें कह सकते हैं पारिवारिक जो है अधिकार। ठीक है, अब देखिए परिवार तो हमारा बन गया, अब आगे हम क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? हमें मत देने का और सरकार बनाने का अधिकार है। ठीक है, सरकार बनने के बाद अनुच्छेद 22 में क्या है कि सरकार हमें सामाजिक सुरक्षा देगी। किसके साथ? बीमा के साथ। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 में सामाजिक बीमा सुरक्षा का अधिकार है। अब यहाँ जो है इतना सरकार का जो अधिकार है वो हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद सरकार के बाद हम क्या करेंगे? अब काम भी करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 23 में क्या? हमें काम का अधिकार, उचित वेतन पाने का अधिकार, और अगर कोई हमारे अधिकारों को छीनता है तो समूह बना के अपने अधिकार प्राप्त करने का अधिकार। अब क्या होता है कि काम के बीच में क्या चाहिए? आराम चाहिए। तो अनुच्छेद 24 क्या? हमारा आराम का अधिकार। इसमें निश्चित घंटे और हमारी छुट्टियां आदि आते हैं। उसके बाद क्या है कि हम रिटायर हो गए और हमें क्या चाहिए? सरकारी सहायता चाहिए, पेंशन चाहिए। अब पेंशन किन किन को मिलती है? पेंशन मिलती है विकलांग को, वृद्ध आदमी को, विधवा को, तो उन सभी को क्या चाहिए? सहायता चाहिए। तो अनुच्छेद 25 क्या है? सरकारी सहायता का अधिकार। अब यहाँ तक हमारा जो है टाइम पूरा हो गया। ठीक है, और अब हमारे बच्चों का समय आ गया। तो बच्चों को हम क्या देंगे? सबसे पहले शिक्षा देंगे। तो अनुच्छेद 26 क्या है? शिक्षा का अधिकार। फिर शिक्षा के साथ साथ बच्चे को क्या देंगे? संस्कृति सिखाएंगे, रीति रिवाज सिखाएंगे। तो अनुच्छेद 27 क्या है? संस्कृति का अधिकार। लेकिन इनके साथ साथ हम क्या लेंगे? कानून से इनके अधिकारों की गारंटी लेंगे। तो अनुच्छेद 28 में क्या है? कानून द्वारा गारंटी का अधिकार कि जितने अधिकार इन्हें मिले हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन सरकार क्या करती है? कुछ कानून ऐसे बनाती है, तो कानून गारंटी देने से पहले कहता है कि आप कुछ काम गलत भी कर सकते हो, कुछ सही भी कर सकते हो, तो ऐसे हम गारंटी नहीं दे सकते। तो क्या है कि अनुच्छेद 29 में कानून द्वारा सीमाएं लगाई गई कुछ अधिकारों के ऊपर। ठीक है, तो कानून द्वारा सीमाओं का अधिकार। तो अब देखिए आपने सारे अधिकार देखे। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि कोई हमारे अधिकारों का अपमान ना करे और हम किसी के अधिकारों का अपमान ना करें। तो अनुच्छेद 30 में अपमानित न होने का अधिकार दिया गया है। तो ये थे हमारे घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद जिसमें हमारे अधिकार दिए हुए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं घोषणा पत्र का महत्व। एलेनोर रूजवेल्ट जो कि उस कमेटी की अध्यक्ष थी जिसने यूडीएचआर बनाया था, इन्होंने कहा था कि यूडीएचआर में सभी व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा बनने की क्षमता है। देखिए एलेनोर रूजवेल्ट जो है यूडीएचआर बनाने वाली जो एक कमेटी थी उसकी अध्यक्ष थी। तो उसने क्या कहा था इसके बारे में कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा बनने की क्षमता रखता है। अब आप कहोगे जी मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा क्या है कि ब्रिटेन के एक राजा ने एक मानव अधिकारों का प्रपत्र बनवाया था लिखित रूप से। ठीक है, वो था मैग्ना कार्टा। तो ये कहता है कि ये जो यूडीएचआर है ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैग्ना कार्टा बनने की क्षमता रखता है। ये तो खाली ब्रिटेन का बनवाया था उसने, और जो यूडीएचआर है इसको जो है रूजवेल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैग्ना कार्टा कहा है। अब देखिए यूडीएचआर विश्व युद्धों में हुई तबाही और शोषण के परिणाम स्वरूप बना गया था। इसमें क्या था कि जो यूडीएचआर है ये कब बना? जब विश्व युद्धों में तबाही हुई, शोषण हुआ, तो उसको देखकर उनसे रक्षा करने के लिए मानव के अधिकारों की इसकी रचना की थी। इस घोषणा पत्र की स्वीकृति में 58 देश शामिल थे। जब ये घोषणा पत्र बना तो यूएनओ में 58 देश शामिल थे और इसमें जो है स्वीकृति दी थी 48 देशों ने। अब पढ़ लेते हैं इसके महत्व के बारे में। ये जो घोषणा पत्र है विश्व में मानव के विकास के लिए सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक है, बाध्यकारी नहीं है। एक तो क्या है कि विश्व में मानव के विकास के लिए ये सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक है। मतलब क्या है, यूएनओ ने अपनी आम सभा में सभी राष्ट्रों को क्या कहा था कि इसको लागू करें, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं। अगर कोई राष्ट्र नहीं चाहता तो उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रों में
कानून बनाने विकास में सहायक। दूसरा ये घोषणा पत्र जो है वो क्या है कि राष्ट्रों में कानून बनाने और विकास में सहायक है। फॉर एग्जाम्पल भारत, ये कब बने थे? ये 1945 के अंदर जो है बने थे और भारत आज़ाद हुआ 47 में। तो इसमें कई अधिकार हैं, जैसे समानता का है, स्वतंत्रता का है, तो ऐसे कई अधिकार हैं जो भारत ने जो है इसमें से लिए। ठीक है। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे करता है? अगर किसी एक देश में कुछ गलत हो रहा है किसी भी मानव के साथ, तो आप सबको पता है मीडिया के माध्यम से वो खबर चारों तरफ फैल जाती है और दूसरे देश जो है उसकी क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की बहुत नीति थी, लेकिन इसके बाद क्या होने लगा? उसका विरोध होने लगा। ठीक है। अगला है नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने में सहायक। क्या होता है कि जो राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं नए नए, तो उनको एकदम से नहीं पता होता कि संविधान में क्या क्या चीज़ें वो ले, तो ऐसे राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने में ये बहुत सहायक है। अगला है व्यक्तियों के समग्र विकास में सहायक। अब समग्र विकास कैसे? क्योंकि इसमें शिक्षा का अधिकार भी है, इसमें सरकार बनाने का अधिकार भी है, परिवार का भी है, ठीक है, कानून भी मिले हुए हैं। तो ये एक ऐसा मानवाधिकार घोषणा पत्र है जिसमें व्यक्ति के समग्र विकास का वर्णन किया गया है। ये ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें सभी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के विकास में सहायक हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।